हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखाई है लास्ट कुछ टाइम में, लेकिन सबको पता है कि काफी लोग इसमें फंसे हुए थे क्योंकि जो एक हाई बना था दैट वाज अराउंड 600 और वहां से जब गिरावट शुरू हुई थी 100 तक, तो वो काफी पेनफुल थी। उसके बाद में रिकवरी आई, बट यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग अलग लेवल्स पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सबके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, विवेक भाई इसमें क्या किया जाए, तो इसके ऊपर क्लैरिटी लेते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि एवरीडे 7 o'clock हमारी एक वीडियो आती है जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस देखते हैं, फिर फाइनेंशियल्स देखेंगे। फाइनेंशियल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे और आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरीके से हम बिजनेस एनालिसिस हमें करनी चाहिए, फाइनेंशियल्स को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बिजनेस देखें, बिजनेस हम सबको पता है व्हाट इज द मेन बिजनेस। बिजनेस है कारों का, ट्रक्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का और डिफेंस व्हीकल्स का, और साथ में जैगुआर लैंड रोवर का। तो कंपनी के पास टू मेन कैटेगरीज हैं यहाँ पर, कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। कार्स में यहाँ पर फर्दर टू कैटेगरीज हैं, एक टाटा मोटर्स के नाम से, टाटा के नाम से कार्स आती हैं, और दूसरा जैगुआर लैंड रोवर के नाम से आती हैं। तो टाटा के नाम से जो कार्स हैं, हमने टाटा मोटर्स की वेबसाइट ओपन की, यहां हमें सारी कार्स नजर आ जाती हैं, सारे ट्रक्स भी नजर आ जाते हैं कि क्या क्या ये कंपनी बनाती है। अगर इसमें कार्स के ऊपर जाके क्लिक करें तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी ये कार्स हैं। इंडिया में टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में 2 इयर्स में काफी अच्छा किया है। टाटा हैरियर्स यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है। सफारी वापस से लॉन्च की लेकिन उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन हैरियर अपने आप में बहुत अच्छा कर रही है। जो नेक्सॉन है वो भी अच्छा कर रही है, और हाल फिलहाल में जो पंच अभी लॉन्च की है उसने भी मार्केट में अच्छा किया है। सो टाटा कार्स आर डूइंग गुड नाउ। मार्केट में एक पहचान है, मार्केट में पकड़ है, एक अच्छी रेपुटेशन वापस से क्रिएट कर रही है। साथ में जो इनके पास लैंड रोवर जैगुआर जो इन्होंने परचेज की थी 10 इयर्स बैक ऑलमोस्ट, तो 10 इयर्स या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया शायद, अगर हम इसको डिटेल में देखें कि कब इन्होंने परचेज किया था। तो यहां हम इसको रीड कर सकते हैं, टाटा मोटर्स बॉट ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर एंड लैंड रोवर फ्रॉम फोर्ड इन 2008। तो 14 इयर्स हो गए हैं तब इन्होंने परचेज किया था। तो ये सारी कार्स के जो मालिक्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सब चीजों के वो टाटा मोटर्स हैं। तो लैंड रोवर और जैगुआर टाटा मोटर्स के ही ब्रांड्स हैं, इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की फैक्ट्रीज हैं, सारा सिस्टम यही है। क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा मोटर्स है, एंड लैंड रोवर जैगुआर ये सब्सिडरी कंपनी है, तो ये इन्हीं का बिजनेस है। अब अगर हम एक चीज यहां पर ध्यान से देखें फाइनेंशियल्स, तो सबसे पहले तो अगर बिजनेस की बात करें, ग्रोइंग बिजनेस है। इंडिया में जो कार के नंबर्स हैं पर 1000 पीपल वो बहुत कम है अमेरिका के कंपैरिजन में, या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां के कंपैरिजन में, इवन चाइना के कंपैरिजन में। और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, वो हम देख भी पाते हैं सड़कों के ऊपर पहले कितनी कार्स होती थी, अभी कितनी कार्स होती हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स ये ऐसे ही चेंज भी होता रहेगा। एक और पॉइंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स, लैंड रोवर एंड जैगुआर ये तीनों ही काफी आगे निकल रहे हैं और एक लीड बनाकर रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन नंबर ऑफ कार्स बनाने में या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में लीड करने में और प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम यहां पर जो मार्केट में सुनते हैं that Tata Motor is making more electric vehicles and they are going to have much more expansion plans, लेकिन वो expansion plans अगर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होते तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान से नहीं चलता, सिर्फ मोर प्रोडक्शन से नहीं चलता, वहां नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। उस चीज को एक बार समझते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जब हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल्स में हम एक बार देखते हैं कि जो पूरी कंपनी है, जो पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 1,49,000 करोड़ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5.82। ये काफी कम है। काफी कम किस सेंस में मैं कह रहा हूं कि अगर यहीं पर हम मारुति की अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने लगे तो शायद वो काफी ज्यादा है, वो ज्यादा नहीं है, दैट इज ऑल्सो 5.2। लेकिन वहां रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस में है, यहां रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। एनीवेज मारुति सुजुकी की मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा मोटर्स से ज्यादा है। उसके अलग रीजन है, एनीवेज उस पर बाद में नहीं जाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है डेट टू इक्विटी रेशियो मारुति का 0 है एंड टाटा मोटर्स का यहां पर यही एक मेन कंसर्न है, 3.33 है। ये बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम यहां पर नीचे जाएं, इसमें डिटेल में जाएं और क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएं,
तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम क्या देखते हैं, लास्ट 4 क्वार्टर्स आर इन नेगेटिव। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लगातार नेट लॉस बुक करना। यहां पर लगातार नेट लॉस होना, साथ में यहां जो ये माइनस की अदर इनकम वाली फिगर्स आती हैं, 12,000 करोड़, माइनस का 2,200 करोड़, माइनस का 244 करोड़, ये नेगेटिव की फिगर्स अगर इतनी ज्यादा इमीडिएटली आ जाएंगी तो इससे इंपैक्ट क्या आता है, इसका इंपैक्ट आता है यहां पर अनसर्टेनिटी का, क्योंकि हम नंबर्स पर रिलाय नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। वो अगर सेल्स की वजह से पॉजिटिव भी आए और अगर उसके बाद में अदर इनकम इतनी बड़ी नेगेटिव आ गई तो कैसे बात बनेगी। ये कोई अच्छे नंबर्स नहीं है किसी भी एंगल से। साथ में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर लगातार ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है। किस तरीके से कि मार्च 19 में क्या नंबर्स थे, 8,450 करोड़, फिर जून क्वार्टर में कितने हो गए, जस्ट 2,800, यानी कि 6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट खत्म हो गया और सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो गई। ये मींस ये अनसर्टेनिटी, ये वॉलेटिलिटी यहां पर नंबर्स को बेकार बनाती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी रीड कर रहा हूं, यहां पर पूरे साल के रिजल्ट्स में हम रीड करेंगे। सितंबर 19 में क्या हुआ, फिर से इमीडिएटली इंक्रीज हो गए, फिर से इंक्रीज हो गए दिसंबर में, और मार्च 2020 में बिल्कुल कोलैप्स हो गए। मार्च 2020 के हमें रीजंस पता हैं, यहां पर जो पेंडेमिक शुरू हो गया था, जून में भी पेंडेमिक था, सितंबर में रिकवरी आई, दिसंबर में बहुत अच्छी रिकवरी आई, मार्च में फिर आई, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से डाउन हो गए और सितंबर में और ज्यादा डाउन हो गए। ये जो सितंबर में और ज्यादा डाउन हुए ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। जून क्वार्टर में फिर से एक का सेकेंड वेव आई थी जिसने थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन सितंबर में फिर से ऐसे आ जाना ये अपने आप में गलत था। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि पूरे साल की यहां पर बात करें, पूरे साल में हम क्या चीज यहां पर देखते हैं कि लास्ट सो मेनी इयर्स देयर इज नो रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि मार्च 15 में जो रेवेन्यू थी आज की डेट में भी ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू है। मार्च 15 से लेकर अब तक, यानी कि 7 इयर्स ऑलमोस्ट, देयर इज नो रेवेन्यू ग्रोथ। अब ये नो रेवेन्यू ग्रोथ अपने आप में हम क्या सोचकर परचेज करें और क्या सोचकर नहीं परचेज करें। तो जब यहां पर हम ये देखते हैं कि शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग इन द सेम रेंज फॉर लास्ट 7-8 इयर्स, उसके रीजंस क्या है? उसके रीजन है कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे शेयर प्राइस खिसक के नीचे आने लगेगा। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं है तो चलेगा, उसके रीजंस हो सकते हैं, उसके रीजन एक्सपेंशन भी हो सकता है, उसका रीजन यहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है, फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, उसका रीजन बाकी इन्फ्लेशन भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, यानी कि कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। तो कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इट वाज ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ और सिर्फ मार्च 2020 में यहां पर प्रॉब्लम आई। ये चीज ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन क्या चीज समझ नहीं आती, जो ये अदर इनकम है। अदर इनकम 714 करोड़ प्लस में, उसके बाद नेगेटिव हो गया 2670। ये लॉस किस चीज का है पता नहीं, पता होगा तो यहां पर एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन अगर सडनली इस तरह के अदर इनकम में 2600 करोड़ के लॉस आएंगे, ये 26 करोड़ का लॉस नहीं है, 2670 करोड़ का लॉस है। ये अचानक से आएगा तो कैसे बात बनेगी। उसके बाद में 1800 प्लस में आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 5900 प्लस में आ गया। यानी कि अदर इनकम है क्या, ये अदर इनकम में कभी इतना नेगेटिव आ जाना, कभी इतना पॉजिटिव आना, इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट है, कुछ भी कर लो, हम लोग ये डिसाइड, ये प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते, ये एस्टिमेशन लगा ही नहीं सकते कि नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में अदर इनकम का क्या रोल होगा, वो कितना नेगेटिव आएगा या कितना पॉजिटिव आएगा। और हमें हर बार सरप्राइज मिलेगा कि हमने सोचा कि यहां पर बेच देते हैं शेयर को क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अदर इनकम में बहुत सारा प्रॉफिट आ जाएगा और शेयर प्राइस भाग जाएगा। उसके बाद जब भाग जाएगा हमें लगेगा कि अच्छा है, उसके बाद में अदर इनकम में बहुत बड़ा सा लॉस आ जाएगा, शेयर प्राइस कोलैप्स हो जाएगा। ये अदर इनकम की वॉलेटिलिटी क्या इतनी ज्यादा होनी चाहिए? ये नंबर्स कभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखकर होते ही नहीं है। इससे पहले प्रोजेक्शन होनी चाहिए, इससे पहले बताया जाना चाहिए कि कंपनी में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या ये सारे सरप्राइज पॉजिटिव मूव्स हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। एक वेग सी सिचुएशन क्रिएट होकर रहती है, इसीलिए ये नंबर्स रिलायबल नहीं है। टाटा मोटर्स के नंबर रिलायबल नहीं है। रिलायबल किस सेंस में, आने वाले टाइम में कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा इस सेंस में। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि जो नंबर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उसके ऊपर स्टैंप लगी है नहीं लगी है, जो ऑडिटर्स हैं वो सही है या नहीं है, वो सब कुछ सही है। जो नंबर पब्लिश किए मैं मानता हूं सब कुछ सही है, लेकिन इतना ज्यादा
ज्यादा वोलेटिलिटी में एक ही क्वार्टर में नंबर आ जाना। जैसे मार्च 19 में क्या हुआ, जितना टोटल नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जितना पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे ज्यादा का अदर इनकम में लॉस है। मींस 26,000 करोड़ का लॉस दिखाना, ऑलमोस्ट $4 बिलियन का अदर इनकम में लॉस दिखाना, हु हैड एंटिसिपेटेड दिस। और अगर इस चीज का पहले पता होता तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहले निकल नहीं गए होते। मार्च 18 में अगर हम देखें, जब इतना बड़ा लॉस नहीं आया था, तब शेयर प्राइस क्या था। अगर हम मार्च 18 में एक बार चले जाएं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं। मार्च 18 में जो शेयर प्राइस था, ऑलमोस्ट दिस वाज 400 रुपीज। अगर आप देखोगे मार्च 18, ये पूरा ये वाला पीरियड है, यहां पर 350 से लेकर 400 तक का ये प्राइसेस थे। उसके बाद में जब इतना बड़ा इन्होंने यहां पर सरप्राइज दिया मार्च 19 में, तो मार्च 19 में फिर शेयर प्राइस का क्या हाल हुआ, दिस इज कोलैप्सिंग एंड इट केम डाउन टू 100। यहां पर 25% रह गया, यानी कि 75% का यहां से कैपिटल इरोजन हो गई। जो इन्वेस्टर्स थे, 75% डाउन आ जाना, क्यों? क्योंकि ये सरप्राइज है यहां पर, और ये सरप्राइज कितनी बार आए हैं, लगातार आते हैं। उसके बाद में अगर आप देखो मार्च 2020 में देयर इज नो अदर इनकम में कोई लॉस नहीं है यहां पर, जबकि ये एंटिसिपेटेड था, क्योंकि यहां कोविड आया था और कोविड के चलते ये चीज हो सकती थी। उसके बाद में फिर से 11,000 करोड़ का लॉस, 11,000 करोड़ का लॉस किस चीज का भाई? उसके बाद में फिर 10,000 करोड़ का लॉस। तो अगर ये अदर इनकम में इतने बड़े बड़े लॉसेस आएंगे, इतने बड़े लॉस तो अदर इनकम में जो एनबीएफसी कंपनीज होते हैं, जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, जहां पर एनपीएस होता है, वहां भी नहीं आते इतने बड़े शॉक्स। तो यहां पर अगर इतने बड़े शॉक मिलेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है लास्ट 4 ईयर्स से दिस कंपनी इज ए लेस मींस लॉस मेकिंग कंपनी, नेट लॉस मेकिंग कंपनी है। 28,000 करोड़ का लॉस है, 12,000 करोड़ का लॉस है, 13,000 करोड़ का लॉस है, और लेटेस्ट 12 मंथ्स में तो यहां पर 18,000 करोड़ का लॉस है। तो फाइनेंशियल्स यहां पर बिल्कुल भी फेवर में नहीं है किसी भी एंगल से। लगातार अदर इनकम में इतने बड़े लॉसेस का आना, यानी कि स्ट्रक्चरल, क्या हम क्या ये बात कर रहे हैं कि पूरी फैक्ट्री खत्म हो गई और हम दोबारा से लगा रहे हैं कि इतना बड़ा अदर लॉस हो गया? ऐसे अदर लॉस 50,000 करोड़ के कुल मिलाकर लास्ट 4 इयर्स में सिर्फ इतने बड़ा नहीं, ये समझ से बाहर है, ये अच्छा पॉइंट है ही नहीं कहीं से भी। उसके बाद में जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, अभी बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है, अगर आप लास्ट 4 इयर्स की सिचुएशन देखोगे, आप खुद से देखकर हैरान होगे कि जो रिजर्व है, जो 94,000 करोड़ का था, वो कम होकर 43,000 करोड़ का रह गया। आधा पैसा यहां से खत्म हो गया है। कहां खत्म हो गया? क्योंकि लॉस जनरेटिंग कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। टाटा मोटर्स इज ए लेस मींस लॉस मेकिंग कंपनी, और वो लॉस मेकिंग कंपनी का क्या इंपैक्ट है? जो अपना पैसा 94,000 करोड़ था, वो खत्म होकर 43,000 करोड़ रह गया। यानी कि 2-3 साल और ऐसे निकल जाए तो जो बुक वैल्यू आपको नजर आ रही है ना यहां पर, जितनी भी है, ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। यानी कि कंपनी के पास अपना बुक्स में कुछ भी नहीं बचेगा। ये दिस इज ए पैथेटिक सिचुएशन। दूसरा, जो बोरोइंग्स हैं 88,000 करोड़, इट हैज बीन इंक्रीज टू 1,48,000 करोड़। अपना पैसा आधा रह गया और जो बोरोइंग थी वो डबल हो गई। यानी कि हर तरीके से फाइनेंशियल्स में यहां पर मार पड़ी है। उसके बाद में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं है। अब उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं बढ़ी है। जो सीडब्ल्यूआईपी है, ऐसा नहीं है कि सीडब्ल्यूआईपी में है कि ये पैसे ये अभी ऑपरेशनल हो जाएगी कैपेसिटी, ऐसा भी नहीं है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करने लगे, अदर एसेट्स में इन्वेंट्रीज 32,000 करोड़ जो नॉर्मल होती थी, ट्रेड रिसीवेबल जो नॉर्मल होते थे, कैश इक्विवेलेंट 34,000 करोड़ जो नॉर्मली इतने रहते हैं, लोन, यानी कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आया। हाँ, अदर एसेट्स आइटम्स जरूर यहां पर बढ़े हैं, और अदर एसेट्स आइटम्स कौन से होते हैं? जो की एसेट्स कभी नहीं होते किसी भी कंपनी के केस में, तो ये की एसेट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट एसेट्स नहीं है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो इज पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हमें यहां पर नजर आ भी रहा है कि ऑपरेटिंग तो यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन जो अदर का है उसका क्या करें, जो लगातार यहां पर लॉसेस हो रहे हैं। अब उसके बाद में हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में टाटा सन्स ने अपनी कुछ होल्डिंग बढ़ाई थी कुछ टाइम पहले, जब ये लगातार नीचे जा रहे थे, लेकिन उससे अलग कुछ भी एज सच इंप्रूवमेंट है नहीं। जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने यहां पर अपनी होल्डिंग लगातार कम की है, इवन दिसंबर क्वार्टर में भी कम की है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, उन्होंने जब पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के दौरान थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, हल्की फुल्की सी, और उसके बाद में जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता गया, ये यहां से निकलते जा रहे हैं लगातार। झुनझुनवाला जी ने यहां पर पैसे लगाए, लेकिन वो भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा उन्होंने यहां पर कम किया है, बढ़ाया नहीं है एज सच। और तो मेरे हिसाब से नथिंग इज
लाइक कि यहां पर इन पे बहुत ज्यादा रिलाय किया जाए। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग लगातार यहां पर कम की है, 19% से कम करके 14% हो गई है। डीआईआईज के नंबर्स यहां पर लगातार कम हुए हैं, 16% से 13% रह गए हैं। जो सिटी बैंक है उसने अपनी यहां पर होल्डिंग कम की है। होल्डिंग किसकी बढ़ी है? होल्डिंग सिर्फ रिटेल पब्लिक की बढ़ी है। यहां पर जो 26 माइनस 11% होती थी यानी कि 15% होती थी, वो बढ़कर अभी 25 माइनस 8 यानी कि 17% हो गई है। और प्रोमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर प्रोमोटर्स ने यहां पर होल्डिंग नहीं बढ़ाई होती तो ये पब्लिक के पास और ज्यादा हो चुकी होती, क्योंकि एफआईआईज एंड डीआईआईज यहां पर उन्होंने अपना माल निकाला है। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट टू रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि जो बोरोइंग है वो हाईएस्ट एवर है और जो अपना पैसा है वो लगातार कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि लॉसेस लगातार बढ़े हैं। लास्ट 4 क्वार्टर से लगातार लॉस हैं। जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स हैं दैट इज अगेन लॉस मेकिंग नंबर्स। यहां पर कोई पॉजिटिव साइन नजर आ ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मार्च 2019 में 86,000 की रेवेन्यू थी और अभी 72,000 करोड़ की रेवेन्यू है। अब इंपैक्ट हम यहां पर ये देखते हैं कि जो टाटा मोटर्स के जो न्यू लॉन्चेस इंडिया में हुए हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उनका इंपैक्ट कितना है। पहले तो टाटा मोटर्स पर एक बार ये देख लेते हैं। यहां पर दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, एक का स्टैंड अलोन रिजल्ट्स होते हैं और एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स होते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में टाटा मोटर्स जो इंडिया में है वो आती है एंड लैंड रोवर जैगुआर जो वर्ल्ड ओवर है वो आती है। तो जब हम यहां पर नंबर्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अभी व्यू स्टैंड अलोन पर क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन टाटा मोटर्स के हैं। व्यू कंसोलिडेटेड पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं इसमें लैंड रोवर जैगुआर भी इंक्लूडेड है। अब हम एक बार जब स्टैंड अलोन नंबर्स देखते हैं जो सिर्फ इंडिया के नंबर्स हैं, यानी कि जो रेवेन्यू है वो कितनी है? 49,000 करोड़। ध्यान से समझना इस बात को, ये टाटा मोटर्स जो इंडिया में जितनी कारें बेचती हैं, जितने ट्रक्स बेचते हैं, जितने डिफेंस के यहां पर ट्रक्स बेचते हैं, बसेस बेचते हैं, उन सब का टोटल 49,000 करोड़ है। 49,000 करोड़। अब हम कंसोलिडेटेड देखते हैं लैंड रोवर जैगुआर को इंक्लूड करके तो कितना नंबर आता है? 2,88,000 करोड़। यानी कि लैंड रोवर जैगुआर मिलाकर 2,88,000 करोड़ है और जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स सिर्फ 49,000 करोड़ है। यानी कि टाटा मोटर्स का जो इंडियन ऑपरेशन है वो टोटल सेल्स का सिर्फ 20% है। 80% क्या है? लैंड रोवर जैगुआर। तो अब उस 20% में हैरियर ने कितना यहां पर की रोल प्ले किया होगा और कितना वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, वो हम सब समझ सकते हैं कि उस 20% का एक छोटा सा हिस्सा टाटा हैरियर्स के फेवर में, मींस उसकी वजह से आता है, बाकी सारा लैंड रोवर जैगुआर से आता है। अब लैंड रोवर जैगुआर का रोल क्या है? यहां पर टोटल लॉस देखते हैं कितना है। टोटल लॉस है 18,000 करोड़। अगर हम इंडियन ऑपरेशन का लॉस देखें तो वो है सिर्फ 159 करोड़। यानी कि इंडियन ऑपरेशन यहां पर आज की डेट में लॉस में नहीं है। अगर करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करने लगे तो वो लॉस में नहीं है। लेकिन तो लॉस कहां से है? लॉस सारा का सारा लैंड रोवर जैगुआर से है। लैंड रोवर जैगुआर से इतना बड़ा लॉस है, आप इस बात को समझकर चलो। और लैंड रोवर जैगुआर वर्ल्ड ओवर कितना अच्छा करते हैं। हम अगर इंडियन से भी इसको थोड़ा सा एक आइडिया लेने लगे, इंडिया में जो लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स कौन कौन सी है? मर्सिडीज है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है एंड यहां पर जैगुआर लैंड रोवर है। लैंड रोवर जैगुआर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और ऑडी के कंपैरिजन में कितनी बिकती हैं हम सब सड़कों पर देख सकते हैं। दैट इज नॉट इवन इन प्रोपोर्शनेट बेसिस की एक इक्वल शेयर भी उनको मिल जाए। तो अपनी कंट्री में भी उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं जितना बाकी कंपनीज कर रही हैं, ऑडी, जैगुआर और मर्सिडीज जितना कर रही हैं। तो इंडिया अपने में भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उतनी बिकती है जितनी वोल्वो बिकती है, जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं। यहां पर मुंबई में सेलिब्रिटीज लैंड रोवर को जरूर परचेज करते हैं, लेकिन उसके बाहर कितना परचेज किया जाता है बाकी कार्स के कंपैरिजन में, वो एक छोटा सा नंबर है। तो यहां ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। लैंड रोवर जैगुआर जो 17,000 करोड़ का लॉस यहां पर दे रहे हैं लास्ट 12 मंथ्स में, वो कैसे यहां पर इंप्रूव होगा वर्ल्ड ओवर, ये इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं और ना ही हम उस चीज को सेंस कर सकते हैं। तो यहां पर बिजनेस में भी यहां पर अनसर्टेनिटी है। सेकंड जो नंबर्स हैं वो अनसर्टेन है, क्योंकि अदर इनकम में अचानक से 10,000 करोड़ अगर इन्होंने नेक्स्ट ईयर भी ले आए तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो यहां पर सब कुछ डाइसी है, नथिंग इज क्लियर हियर। और टाटा मोटर्स के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो शेयर प्राइस इतना नीचे से लगातार रैली लेकर बहुत ऊपर तक जा चुका है। 7 टाइम्स हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम 63 टू 514, नाउ ट्रेडिंग एट 419। तो अब विवेक भाई इसमें
क्या किया जाए। हम इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जहां बिजनेस में क्लैरिटी ना हो, मेरा मन तो ये होता है कि मैं उसमें एक भी पैसा ना लगाऊं। अगर लगाया हुआ है तो क्या करना है, तो रेसिस्टेंस पर निकलना चाहिए, ये मेरा मानना होता है। और क्लैरिटी क्यों नहीं है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। बिजनेस में भी क्लैरिटी नहीं है जैगुआर लैंड रोवर को लेकर, और बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, मींस पैथेटिक बैलेंस शीट है। जो बोरोइंग है लगातार बढ़ी है, और जो अपना पैसा है वो लॉस की वजह से कम होता जा रहा है, ये साफ साफ है। अदर इनकम्स में कब कितना बड़ा लॉस अचानक से आ जाएगा किस चीज का, किसी को नहीं पता। अब यहां पर सपोर्ट अगर हम देखें तो जो सपोर्ट नजर आती है, जो पहले रेसिस्टेंस था, दैट कैन बी काउंटेड एज सपोर्ट, और वो कितना लेवल है, दैट इज 358। अभी कहां चल रहा है, अभी 419 पर चल रहा है। जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 358 है, जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस 524 है, जहां पर इसने ट्रिपल टॉप बनाया है। ये ट्रिपल टॉप 1, 2 एंड 3, यहां पर ये ट्रिपल टॉप है, और ट्रिपल टॉप यहां पर ये बना है रेड कैंडल्स के साथ, एकदम से नीचे आई हैं। और तीनों ही बार जब भी इसने ट्रिपल टॉप बनाया है, जो लास्ट सपोर्ट थी उसको इसने ब्रेक किया है। लास्ट सपोर्ट यहां पर क्या थी, इससे पहले जो सपोर्ट बनी सेकंड टॉप बनाने पर, वो ये थी, इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया नीचे को, तो ये यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद जब एक और बनी, तो एक और बनने पर जो सपोर्ट आई वो सपोर्ट ये आई, और ये सपोर्ट भी यहां पर ब्रेक हो गई। अब हो सकता है एक बार और ये यहां पर जाए, उसके बाद में कितना ऊपर जाएगा, जब तक यहां से ऊपर नहीं निकलता। और ऊपर निकलने के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर निकल भी जाए, जब तक यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आती लगातार 2 क्वार्टर्स तक विदाउट एनी अदर इनकम वोलेटिलिटी या सरप्राइज, जब तक अदर इनकम में कोई सरप्राइज मूव नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता, बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान नहीं दिखाया जाता, वो नॉर्मल रहे, और यहां पर ये इसके 528 के ऊपर ट्रेड करके वहां रुके, उसके बाद ही हम इसको मान सकते हैं कि ये फर्दर रैली लेगा। अदरवाइज ये फर्दर रैली लेने के मूड में कहीं से भी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये सेम लेवल पर बहुत बार रेसिस्टेंस दिखा चुका है, दैट इज 582। इट वाज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल इन द ईयर ऑफ 2015, फेब 15 में था, उसके बाद में ये सितंबर 16 में था, और अभी भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आकर इसने यहां पर रेसिस्टेंस दिखाया है। मेरा मानना है नीचे को सपोर्ट अभी 357 है, और ऊपर को रेसिस्टेंस इसका 527 है। 527 के साथ में यहां पर फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होने चाहिए, और अगर नीचे को ये सपोर्ट टूट जाती है तो सेकंड सपोर्ट क्या है, सेकंड सपोर्ट इसकी निकल कर आती है 281। कई बार क्या लगता है, जब चीजें ऊपर होती हैं और हमारे पोर्टफोलियो में होता है ना, तो हम इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाते, इमेजिन करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि विवेक भाई मजाक थोड़ी है, 419 की चीज 280 आ जाएगी। तो ये मजाक एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है जब लगातार बेकार नंबर्स आते हैं, और लगातार बेकार नंबर्स को ना एफआईआई यहां पर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना डीआईआई कर सकते हैं, ना ही एचएनआई कर सकते हैं। यहां पर लगातार बेकार नंबर्स किसी को भी कंपनी से एग्जिट फोर्सफुली कराने में मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस चीज का, जैसे लुपिन की हम बात करते हैं, लुपिन में शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, लगातार बेकार नंबर्स की वजह से इंपैक्ट क्या हुआ कि जो राकेश झुनझुनवाला जी यहां पर लगातार पोजीशंस बनाकर बैठे थे ना, फाइनली उन्होंने यहां से एग्जिट कर लिया, क्योंकि लगातार अपने प्रॉफिट को नहीं बनते देखना या लगातार फंसे रहना किसी स्टॉक प्राइस में बिकॉज ऑफ बैड फाइनेंशियल्स, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो हम छोटे से इन्वेस्टर्स हों, चाहे यहां पर लेजेंड्स हों राकेश झुनझुनवाला जी जैसे। तो यहां पर समझदारी दिखानी है, जब तक बिजनेस में क्लैरिटी नहीं है, फाइनेंशियल्स में क्लैरिटी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बोरोइंग बढ़ रही है, मैं तो अपने आप को उस कंपनी से दूर रखता हूं। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहां पर अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।